तो बच्चों अभी तक हम लोग एक विमा में यानी कि एक डायमेंशन में 1D मोशन हमने पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने विस्थापन, वेग, त्वरण सब कुछ मिलाकर कैसे आगे बढ़ता है, पीछे ब्रेक लगाना, मंदन वगैरह सब कुछ पढ़ा हमने। फिर हमने ग्राफ उसमें इंट्रोड्यूस किया, ग्राफ के बारे में सीखा, फिर कैलकुलस भी सीखा, कैलकुलस से बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो सब सीखा। सब में 1 डायमेंशन था, मतलब वो सीधी रेखा में वो चल रहा था। यहाँ से जो डिस्कशन शुरू होगा उसमें 2 दिशा में एक ही समय में चल रहा होगा, या एक समतल में चल रहा होगा, एक प्लेन में चल रहा होगा। जैसे कैरम आप खेले हो तो कैरम में जो गोटियां होती हैं, जो कॉइन होता है, उसको जब आप मारो तो वो किसी भी दिशा में जा सकता है, मतलब वो आपके दाएं भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है ना, इधर उधर ऐसे करके मुड़ सकता है कहीं भी, ठीक है। तो इस प्रकार के मोशन को बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, या फिर मोशन इन अ प्लेन। प्लेन मतलब समतल, तो द्विमिमीय गति या समतल में गति, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी वस्तु अगर गति में है, मोशन में है, मान लीजिए वो यहाँ पर है और यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब किस प्रकार पहुँचा, तो मान लीजिए इस प्रकार ऐसे ऐसे रास्ता लेते हुए ऐसे पहुँचा, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई रास्ता लेके पहुँचा है, ठीक। तो ये ए था, ये बी पहुँच गया, ए से बी, ठीक। अब सुनो, इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक अक्ष बना देते हैं, है ना। याद आ रहा है, मैंने शुरुआत में बताया था अक्ष बना दो, और अक्ष के मध्य यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है, जो ओरिजिन है, वहीं पर ऑब्जर्वर होता है, वही देख रहा होता है उसको, है ना, ये देख रहा होता है। अब ये ए को देख रहा है, तो जब ए को देख रहा है तो उसके लिए ए का पोजीशन क्या होगा, स्थिति क्या होगी, तो ये एक्स है और ये वाई है। तो मैं इसको ले लेता हूँ x1 और y1, ठीक है, और इसके लिए ले लेता हूँ x2 और y2, ठीक है। तो ये यहाँ से चला, यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो इसके x में भी बदलाव है, y में भी बदलाव है, ठीक है। तो x और y में बदलाव है, तो विस्थापन क्या होगा, इसके लिए वेग कैसे निकालेंगे, ये सब बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, विस्थापन की बात हो रही है, तो एक सदिश यहाँ पर परिभाषा दे दो इसको। तो आर ए हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर बी, ठीक है। चलिए, तो आर ए कैसे लिखेंगे आप, आर ए लिखेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और आर बी कैसे लिखेंगे, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ठीक है। अब आपको विस्थापन निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, शुरुआत जहाँ प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक से अंतिम की ओर सीधी रेखा जो जाती है उसे बोलते हैं विस्थापन। तो इस विस्थापन को मैं डेल्टा आर लिख देता हूँ, यही विस्थापन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, एक सदिश की त्रिभुज बन गई। तो सदिश त्रिभुज के नियम से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आर ए प्लस डेल्टा आर बराबर आर बी होगा। तो डेल्टा आर का मान क्या होगा, आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो सबसे पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन निकाल रहे हैं। तो विस्थापन यहाँ कैसे निकालेंगे, देखते हैं। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज में अगर आप लिखें, त्रिभुज में, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आर ए प्लस डेल्टा आर, है ना। सदिश के त्रिभुज के नियम से इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, है ना। इस सदिश को इस सदिश से जोड़ोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा आर बराबर आर बी माइनस आर ए, ठीक है। आर बी क्या है, x2 माइनस आर ए से जब लूँगा तो इसका x1 से इसको घटाना है, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 हो गया, इसको एक साथ लिख दूं मैं, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है। ये हो गया डेल्टा आर सदिश, ये हो गया, ठीक है। अब सुनिए, ये आपने सीख लिया, इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स में कितना बदलाव आया, वाई में कितना बदलाव आया, वही होगा इसका विस्थापन। ठीक है ना? तो ये सब हमने सदिश के चैप्टर में भी पढ़ रखा था। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि वेग निकालिए, वेलोसिटी। ठीक है ना, वेलोसिटी। तो अगर विस्थापन को समय से भाग दे दो तो वेग आ जाएगा, पर उस वेग को कहेंगे औसत वेग। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या कहलाएगा? औसत वेग। औसत वेग। ठीक है, कैसे निकालेंगे? औसत वेग वी एवरेज बराबर डेल्टा आर को बस डेल्टा टी से भाग दे दीजिए। अच्छा, तो डेल्टा आर क्या है? डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी जे कैप, ये हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हो? एक्स घटक वेग का आई कैप, वाई घटक वेग का वी एवरेज। ठीक है, ऐसे। ठीक है ना? तो ये इसका ऐसे है। अब ताक्षणिक कैसे करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ताक्षणिक वेग कैसे करेंगे? तो अगर इसमें जो परिवर्तन आ रहा है ना, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, इसमें अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, इसका मतलब समझ में आ रहा है? अगर समय का अंतराल बहुत ही छोटा हो जाए, समय का अंतराल बहुत छोटा हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? ताक्षणिक वेग बन जाएगा। ठीक है, डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी जे कैप, ये हो गया इंस्टेंटेनियस। लेकिन हमने कलन में क्या सीखा है? इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप इक्वल्स टू वी, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये ताक्षणिक वेग है और ये औसत वेग है। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पे त्वरण के बारे में बोल सकते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है ना? ओके, तो ये वाला जो आंसर है इसको भी बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ताक्षणिक त्वरण। ठीक, तो कैसे करेंगे? देखो, मतलब इसमें जो डिफरेंशिएशन करोगे डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी बाई डी टी जे कैप, तो वो क्या बन जाएगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो देख रहे हो, दो दो घटक आ गए सभी के। वेग का घटक है ना, इसमें ताक्षणिक वेग का घटक है, इसमें त्वरण का घटक है। देख रहे हो, तो ये इंस्टेंटेनियस है ना? अगर यही डेल्टा टी का करोगे तो वो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए, औसत एवरेज एक्सेलरेशन, ये मतलब औसत त्वरण, औसत त्वरण। ठीक है ना? तो ए एवरेज क्या लिखोगे? डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा वी एक्स बटा डेल्टा टी आई कैप, है ना? डेल्टा मतलब वेग में जो परिवर्तन आएगा ना, बड़ा परिवर्तन, उसको एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब अगर आपसे इसकी परिमाण पूछे, मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? बिल्कुल मैं सब कुछ वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वेक्टर, तो इसकी
मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मॉड v। तो इंस्टेंटेनियस का बात करो या एवरेज का बात करो, जिसका भी बात करना है, तो यहाँ क्या करोगे, रूट अंडर x घटक और y घटक का रूट अंडर, ठीक है ना। उसी प्रकार इसके बारे में भी लिख सकते हो रूट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये है द्विमीय गति, ठीक है ना। अब आप इसमें देखिए, जो भी आपने वन डायमेंशन में सीखा था उसको आप दो अलग अलग भाग में पढ़ने वाले हैं। एक्स एक्सिस में जो भी मोशन होगा वो वाई एक्सिस के मोशन से कोई लेना देना नहीं होगा, और वाई में जो भी गति होगी वो गति का असर एक्स में नहीं दिखेगा, क्योंकि उनके मध्य कोण 90 डिग्री है इस प्रकार। तो जब 90 डिग्री है तो किसी भी सदिश का कोई भी घटक अपने लंबवत 90 डिग्री के कोण में नहीं आता, जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है। इसीलिए जिस प्रकार जो भी तरीका आपने सीखा वन डायमेंशन में, उसको सीधा सीधा लगा सकते हो टू डायमेंशन में, ठीक है। किस तरह से, x को अलग पढ़ेंगे, y को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। x को अलग पढ़ेंगे, y को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये x है, ये y है, ठीक। तो ये इसका विस्थापन हो गया। अच्छा, दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी तो इसकी पथ की लंबाई हुई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड को इंटीग्रेट करोगे, है ना। तो पहले ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो दूरी आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो। तो हमने देखा कि x दिशा और y दिशा में किस प्रकार से दो अलग अलग चीजें हो रही होती हैं, लेकिन एक का असर दूसरे दिशा में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मतलब जो भी आपने एक दिशा, एक विमा में जो भी पढ़ा है, वन डायमेंशन में जो भी पढ़ा है, वो सारे के सारे नियम, सारे के सारे तरीके आप यहाँ पे दो अलग अलग दिशा में लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सवाल दिया है कि x जो है वो इस प्रकार से बदल रहा है और y इस प्रकार से बदल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है वेग एवं त्वरण। वेग एवं त्वरण कब ज्ञात करना है, जब समय का मान 2 सेकंड, ठीक है। तो वेग सदिश और त्वरण सदिश ज्ञात कीजिए जब समय 2 सेकंड है। चलो तो इसको कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया आपको कि x और y डिफरेंट चल रहा होता है ना। तो x दिशा में आप लिखिए और y दिशा में आप अलग अलग लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे vx को किस प्रकार लिखेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2t, और इसका डिफरेंशिएशन 1, और इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो vy क्या होगा, इसका आंसर हो गया 6t स्क्वायर, 3 आगे यहाँ आ गया ना, उसके बाद -2t और इसका 1, ठीक है। ये vy हो गया, ये vx हो गया, है ना। तो इसमें क्या किया मैंने, मैं इस बार इसको 2 बार लिख देता हूँ। इसको dy dt ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया था, 6t स्क्वायर -2t + 1, ये आया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब समय का मान 2 सेकेंड, तब vx का मान क्या होगा, यहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 दूना 4 + 1 5, ठीक है। उसी प्रकार vy जब आपको लिखना है कब, जब समय का मान, समय कितना है 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ 2 रख दो, तो 2 दूना 4, 4 6 24, यहाँ 2 दूना 4 + 1, तो कितना हो गया देखो, तो 25 में से 4 गया, है ना। तो ये हो गया 21 21। तो वेग कैसे लिखेंगे आप, वेग सदिश vx का i कैप + vy का j कैप, ऐसे, ठीक है ना।
दो विमाएं एक साथ ही पढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर आ गया है, जब समय का मान 2 सेकंड है तो v कितना है 5 आई कैप, और ये कितना है 21 जे कैप। ठीक है, अगर आपसे इसकी परिमाण पूछ दी जाती, मैग्नीट्यूड, तो क्या करते आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो और 21 का स्क्वायर कर दो। अगर आपसे स्पीड पूछा जाता है ना, चाल पूछा जाता। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। चलो दूसरा क्या है, त्वरण। त्वरण कैसे निकालेंगे? त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग का डिफरेंशिएटर। ठीक है ना। तो इसको x दिशा में अलग करोगे तो चलो यहाँ आई कैप लिख देता हूँ, एक ही साथ कर रहा हूँ मैं इसको, dv बाई dt j कैप। ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करना आपको, यही तो vx है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2, t का डिफरेंशिएशन 2, तो चलो ये तो कांस्टेंट ही हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 12t माइनस 2 j। क्लियर है। अब यहाँ पे समय का मान क्या रखना है, यहाँ पे समय का मान रखना है 2 सेकेंड। ठीक है ना, 2 सेकेंड में आपको बताना है। तो 2 रख दो तो 12 दूना 24, 24 में 2 गया तो 22, तो 2 आई कैप प्लस 22 जे कैप, ये हो गया त्वरण। ठीक है ना। अब अगर इसी में इसका परिमाण पूछ दिया जाता, मैग्नीट्यूड, तो क्या करते, तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, इस प्रकार लिखते। ठीक है, तो ये हो गया वेग और त्वरण दो दिशाओं में जब चल रहा होता है एक साथ। सही है। अगर वेग और त्वरण के मध्य कोण पूछा जाता है आपसे, कोण, तो क्या करते हैं आप, t बराबर 2 सेकंड पे ही पूछा जाता है, तो आपको वेग का सदिश पता है, त्वरण का सदिश पता है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, डॉट प्रोडक्ट लगा दोगे, है ना, v डॉट a डिवाइडेड बाई मॉड v मॉड a, तो उसके मध्य कोण पता चल जाएगा, है ना। कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये दूसरा सवाल ले लेता हूं कि वेग एवं त्वरण के मध्य कोण t बराबर 2 सेकंड पे क्या होगा, तो आप क्या करोगे, वो तो सदिश है ना, तो सदिश के मध्य कोण कैसे निकालते थे, आपको मैंने सदिश के चैप्टर में सिखा रखा है। तो यहाँ क्या लिखते थे, v डॉट a मॉड v मॉड a, तो ये कॉस इनवर्स आ जाएगा उधर। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी बन सकते हैं। ठीक, अब अगले सवाल को देखते हैं। इस बार आपको वेग दे दिया गया है, वेग है 5t आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये दिया गया है, क्या गिवन है, गिवन है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि t बराबर 0 पर ये x बराबर 0 और y बराबर 0 पर है, मतलब ओरिजिन पर है। ठीक है ना। तो आपको बताना क्या है, सबसे पहला x एवं y को t का फंक्शन बताना है ना, t के साथ किस प्रकार x और y परिवर्तित होगा। जैसे मैंने अभी पहले सवाल दिया था, x दिया था, v मैं निकलवा रहा था, अब मैं v दे रहा हूं, x निकलवाना चाह रहा हूं। ठीक है ना, उस पर ही सवाल है। और दूसरा सवाल भी मैं अभी आपसे पूछता हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए। किस प्रकार करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि सारे 1 डायमेंशन के सारे नियम आप सीधा सीधा यहां लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको x की दिशा में अलग से पढ़िए, इसको y की दिशा में अलग से पढ़िए।
तो x की दिशा में यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे dx बटा dt बराबर vx हो गया, है ना। और ये क्या है? यही तो vx है, ये vx है, और ये क्या है? ये vy है, ठीक है ना। तो vx का मान क्या रखेंगे आप? 5t। अब dt को उधर भेज दोगे तो dx बराबर 5t dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 है और t बराबर t पर x ज्ञात करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? इसका इंटीग्रेशन होगा x, इधर हो गया x, ठीक है, और इसकी लिमिट हो गई 0 तो इससे x, और इधर का इंटीग्रेशन क्या हुआ? 5t स्क्वायर बटा 2, और इसकी लिमिट हो गई 0 से t, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया x बराबर 5 बटा 2 टी स्क्वायर, क्योंकि 0 है तो 0 रहेगा, ये आ गया, ठीक है। अब vy का मान vy, तो इसके लिए क्या करोगे? dy बटा dt बराबर vy, और vy क्या है? ये तो कांस्टेंट ही है, कितना है? 2, तो dy क्या लिखोगे? 2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, फिर से t बराबर 0 पर y बराबर 0 दिया हुआ है, तो t पर आपको y ज्ञात करना है, तो ये क्या बन गया? y बराबर, इसका आंसर हो गया t, तो y बराबर 2t और x बराबर 5/2 t स्क्वायर, ये आपको समीकरण। अब दूसरा सवाल मैं ये पूछ रहा था कि ये वस्तु जिस पथ पर चल रही है उस पथ का समीकरण क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ पाथ, इसको इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी भी बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, ठीक है, मतलब पथ का समीकरण, पथ की समीकरण, ठीक है ना। किस पथ पर चलने वाला है ये वस्तु, उसका समीकरण ज्ञात करना है आपको। कैसे करें देखते हैं। मतलब क्या होता है? x और y के बीच संबंध, x और y के बीच संबंध पता रहेगा तो आप उसका समीकरण बता सकते हैं कि x बदलने पे y किस प्रकार बदल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, दोनों में टी टी है, देख रहे हो, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप किसी एक समीकरण से t का मान मतलब समय का मान निकालकर उसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो यहां से मैं समय निकाल लेता हूं इस जगह से, ठीक है। तो 2 से समय का मान क्या आया? t बराबर y/2, या अब इसको इसमें डाल दीजिए, तो इसमें डालने पे क्या आया? x बराबर 5/2 y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 5/2 y²/4, या ठीक है। तो इसको लिखोगे x बराबर 5/8 y², ये हो गया समीकरण, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? y बराबर, ये चल गया इधर, 8/5 हो गया इधर, इसमें रूट लगा दो, इसको अलग कर लेते हैं, रूट x, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ, मैंने आपको गणित में सिखाया था, मौलिक गणित में, किस प्रकार इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ होता है। तो ग्राफ बताइए कि कैसा होगा। ये x है, ये y है, ठीक है ना। तो x y² है, तो ये इस प्रकार से परिवर्तित होगा, या फिर y तो रूट x है, तो रूट x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, इसको ऐसे। तो इस पथ पर जाना शुरू करेगा, ठीक है। तो अगर वो इस प्रकार चल रहा है कि उसकी x और y इस प्रकार बदल रही है,
तो आपको वो वस्तु इस रास्ते में जाता हुआ दिखेगा ऐसे, ठीक है, जिसका वेग इस प्रकार परिवर्तित हो रही होगी। आया समझ? तो ये है दो विमा में परिवर्तन दिखाना। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए कैसा है। इस बार x का मान इस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, ये है cos ओमेगा टी और y है sin ओमेगा टी। ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं, ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसको w नहीं बोलोगे, ओमेगा बोलोगे। और ये t समय है, a ये भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, a और ओमेगा कांस्टेंट है, a ओमेगा कांस्टेंट है, स्थिरांक है। ठीक है, फिर से आपको वही ज्ञात करना है, v एवं a इस बार किसी भी t समय पर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा सवाल पूछ दिया, एंगल बताना है, कोण बताइए v सदिश एवं a सदिश के मध्य। ठीक है, कोण बताना है आपको, कितना कोण होगा किसी भी t समय पर। ठीक है, और तीसरा क्या है, वही पथ की समीकरण। ठीक है ना, किस पथ में ये वस्तु जाए, इस पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इसका आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कैसे शुरू करना है, इसमें क्या निकालना होता है, इसमें वेग निकालना होता है ना। तो सबसे पहले वेग निकालिए, तो वेग क्या होगा, vx बराबर dx बटा dt। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो a कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन हो गया। लेकिन t इसके साथ गुणा हुआ पड़ा है, तो एक बार ओमेगा t का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो गुणा करके ओमेगा किए तो वो ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया, उसको यहाँ रखो या यहाँ रखो एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओमेगा लिख देता हूँ और एक माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो भी इसमें t के साथ गुणा है वो आगे आ जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फिर ये ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, है ना, ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कर रहे हो t के साथ। तो इसका क्या आंसर हुआ, ओमेगा कांस्टेंट ही है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ओमेगा इंटू 1 हो गया। उसी को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, जिसको मैंने आगे लिया। सही है, उसी प्रकार vy क्या होगा, vy होगा dy बटा dt। ठीक है ना, y का डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, तो ये प्लस रहेगा। लेकिन ये सब कुछ उसी प्रकार होगा, तो ओमेगा आ गया बाहर, कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, ये हो गया वी। तो पहला सवाल हो गया कि नहीं, अभी नहीं हुआ है, इसको वेग का सदिश बताना था ना, तो आप लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। सदिश इस प्रकार लिखा जाएगा, तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी जे। ठीक है प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। अब आपको त्वरण निकालना है, तो त्वरण कैसे निकलेगा, एक बार इसको और सब डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dvx dt। ठीक है ना, तो vx के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस कॉस, तो एक बार ओमेगा फिर आगे आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट ही है, पर इसका जो t है वो एक बार और गुणा होता है यहाँ पे, जो आगे आ जाएगा।
तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले से साइन का डिफरेंशिएशन तो प्लस कॉस होगा, तो कॉस ओमेगा टी, ठीक है। उसी प्रकार से ए वाई क्या होगा? वी वाई का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? ये हुआ वी वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है, इस बार कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो इसमें भी माइनस आ जाएगा और ओमेगा यहाँ के गुना हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो त्वरण सदिश कैसे लिखोगे? ए एक्स आई कैप, तो ए एक्स कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया त्वरण, ठीक है। ये वेग हो गया। अब आपको कोण ज्ञात करना है, तो कोण कैसे निकालोगे? दूसरा सवाल देख लीजिए। तो उसमें आप करेंगे cos थीटा बराबर v डॉट ए मॉड v, इस प्रकार करेंगे, सही है। तो इसको इसके साथ डॉट कीजिए। जब आप डॉट करेंगे तो देखिए यहाँ साइन, यहाँ कॉस, ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। ओमेगा क्यूब ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसमें भी ओमेगा स्क्वायर ए और ओमेगा ए है, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब ये दोनों सेम ही हो गए। समझना बात को, जितना यहाँ पर प्लस में है उतना ही यहाँ पे माइनस में, गुणा करके आप देख लीजिए। डॉट में क्या होता है? आई आई के साथ, जे जे के साथ होता है, इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो गया, क्योंकि ऊपर वाला ही जीरो हो गया, नीचे में क्यों करूंगा मेहनत। तो इसका मतलब थीटा का मान क्या है? थीटा का मान है 90 डिग्री। किसके मध्य कोण 90 डिग्री है? तो वेग और त्वरण आपस में लंबवत है, ठीक है। ये आप इसको कैसे कर पाए? तो जब आप त्वरण और वेग का सदिश निकाल लिए, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसीलिए आप कह सकते हैं कि वेग और त्वरण लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको क्या पथ की समीकरण ज्ञात करनी है, तो याद करो क्या किया करते थे? x और y के बीच में संबंध निकालते थे, समय को हटा देते थे, है ना। तो चलो कैसे करेंगे इसको देखते हैं, यहीं पर ही बता देता हूं मैं इसी सवाल में। देखिए क्या उसको इस प्रकार लिखा जा सकता है? x बराबर a, x बटा a को मैं उधर भेज दिया, बराबर cos ओमेगा टी। और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? y बटा a बराबर साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, है ना, होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर करने पे क्या आएगा इधर? तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो वो 1 हो गया। और इधर क्या होगा बच्चों, ये बता दो, इधर क्या होगा? इधर हो गया एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इधर हो गया 1, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे लघुत्तम लीजिए एलसीएम, उसको उधर भेज दीजिए। तो क्या आया यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ऐसे, ठीक है।
अब इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण है ये। अगर आप देखे हो गणित तो मैंने पढ़ा रखा था, उसमें मैंने बताया था कि ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का समीकरण सर्कल होता है। इसका मतलब ये x और y मैं इस प्रकार से घूम रहा हूं ऐसे, इसका मतलब ये वृत्त में घूम रहा है। तो ऐसे इसकी x और y की ऐसे चल रहा है, x और y का इस प्रकार बदल रहा है, ठीक है। और इसका जो वेग है वो हमेशा त्वरण के मध्य 90 डिग्री बनाता है। ये सब आप पढ़ोगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन जब पढ़ोगे तो उस समय ये सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये है दो विमाओं में चलने वाला। जो अब अगला पार्ट जो है वो एक स्पेशल केस फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। अगला सवाल देखिए किस प्रकार है। इस बार Vx का मान दिया गया है। Vx का मान है 50 माइनस 16t, ठीक है। और y का मान इस प्रकार है 100 माइनस 4t स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार है, ठीक। और क्या दिया गया है? और दिया गया है t बराबर 0 पर जो वस्तु है वो x बराबर 0 और y बराबर 0 पर है, ठीक है ना। ये है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको वेग सदिश एवं त्वरण सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। ये एक ही सवाल है, ठीक है। ये पहला सवाल। चलिए कैसे करें? इस बार मैंने क्या दिया है? वेग दिया है और y दिया है। वेग का एक ही घटक दिया है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना चाहिए? vy ज्ञात करना चाहिए, है ना। तो vy क्या कैसे निकालोगे? तो dy बटा dt से लिखोगे, ठीक है। t का मान दे दूं क्या? ज्ञात करें t बराबर 2 सेकेंड पे। ये मीटर प्रति सेकेंड में है और ये मीटर में है, ठीक है। चलो तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? -8t, है ना। 2 इधर आ गया, इसका 0 हो गया, -8t हो गया vy, ठीक है। vx दिया हुआ है, ये रहा। तो vx का मान क्या है? vx का मान है 50 माइनस 16t, ठीक है ना। तो v सदिश क्या लिखोगे? vx आई क्या, vy j क्या। vx कितना है? 50 माइनस 16, 50 माइनस 16t आई क्या, प्लस vy कितना है? -8t j क्या, ठीक है ना। अब t का मान रखो, t का मान 2 सेकेंड रख दो तो आ जाएगा तुरंत, वेग आ जाएगा। तो 50 और ये 32 में से 50 में से 32 को घटा रहे हो, t का मान 32 रख रहे हो, है ना। कितना हो गया? 8 और ये 18 आई क्या, प्लस इसमें क्या रख रहे हो? 2, तो 16 हो गए। तो -16 j क्या, कब? जब t का मान 2 सेकेंड, ठीक है। अब त्वरण कैसे निकालेंगे? तो dvx dt प्लस dvy dt जे क्या। अब x का घटक इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो कितना होगा? t का डिफरेंशिएट करो तो -16 आई क्या। अब इसको डिफरेंशिएट करो, कहाँ गया vy? हाँ, इसको करना है। तो कितना आ जाएगा? -8 जे का, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर। ये तो इसमें कुछ टाइम है ही नहीं, है ना। तो त्वरण भी मैंने बता दिया, वेग भी बता दिया। अब अगर आपसे मैं ये पूछता समीकरण बताइए x और y का, है ना, तो वो कैसे निकालते आप? दूसरा सवाल,
एक्स वाई तो पता ही है, तो पथ का समीकरण अगर पूछा जाए तो चलो वो समीकरण थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सीधा लिख देता हूं मैं, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर आपको बताना है, आर वेक्टर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो स्थिति सदिश क्या होता है, एक्स और वाई, वाई तो दिया है, अब आपको एक्स निकालना है, तो इसको कैसे लिखोगे, dx बटा dt बराबर 50 माइनस 16t, इसको इधर भेज दीजिए, तो dx बराबर 50 dt माइनस 16t dt। तो x बराबर 0 है कब, जब t बराबर 0 है, ठीक है, इसमें दिया गया था। और आपको ज्ञात करना है x का मान किसी भी t समय पर, ठीक है। तो क्या आ गया इसका उत्तर आ गया x, और इसका उत्तर क्या आ गया, इसका ये t, तो ये बन गया 50, इधर से आ गया t, ठीक है, माइनस 16 t स्क्वायर बटा 2, ये कट के 8 हो गया। तो क्या आ रहा है x का मान, तो x का मान आ गया 50t माइनस 8t स्क्वायर। तो r सदिश कैसे लिखोगे, x i कैप प्लस y j कैप। x क्या है, 50t माइनस 8t स्क्वायर i कैप प्लस y यहां से लिख लीजिए 100 माइनस 4t स्क्वायर j कैप, ये हो गया r सदिश, ठीक है ना। किसी भी समय में पूछा जाए तो t का मान रख देना, उत्तर आ जाएगा। तो ये स्थिति सदिश हो गई, ठीक है ना। इसमें समीकरण निकालने में थोड़ा मेहनत लगेगा, क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर में है, देख रहे हो, और वहां भी t स्क्वायर में, तो एक को रिप्लेस करना खैर मुश्किल नहीं है, इसको भेज दोगे इधर और इसको इधर ले आओगे, तो 100 बटा माइनस माइनस वाई स्क्वायर को 4 से भाग दे दोगे, फिर रूट ले लोगे, उसको वहां पे रख दोगे, आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत लगता है, ठीक है। चल, तो ये हो गया दो विमाओं में किस प्रकार से वस्तु चल रहा होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको इससे समझा देता हूँ। एक्स और वाई जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ कोई निर्भरता नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स अपने तरफ चलेगा, वाई अपने तरफ चलेगा। एक्स में आप सारे 1D के नियम लगा लेंगे, वाई में सारे 1D के नियम लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई के बीच अगर संबंध निकालना, अगर सवाल में पूछा जाए, समीकरण पूछा जाए, तो क्या करोगे, किसी एक से समय दूसरे के समय में डाल दोगे, एक्स और वाई के बीच एक समीकरण स्थापित हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पथ का समीकरण, ठीक है। तो ये था आपका दो विमाओं में सब किस प्रकार से वस्तु चल रहा होता है, ठीक है। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस बार मैं इस प्रकार से सवाल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं एक कण XY तल पर गति कर रहा है, ठीक है। और ये इस प्रकार गति कर रहा है कि किसी क्षण उसके वेग एवं त्वरण के घटक दिए गए। वेग एवं त्वरण के घटक इस प्रकार हैं।
इस प्रकार है। क्या है देखते हैं। देखिए वेग का x घटक 3 मीटर प्रति सेकंड है और y घटक 4 मीटर प्रति सेकंड है, 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एवं जो त्वरण है, त्वरण का x घटक 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और y घटक 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार है। y घटक ये है, x घटक ये, ठीक है। सवाल में ये है क्या पूछना चाह रहे हो, सुनना, उनका शब्द सुनना क्या लिखा हुआ है। उनका पूछना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा, किस दर से चाल में परिवर्तन आ रहा है। चाल में परिवर्तन का दर बताना है, मतलब किस रेट से स्पीड बदल रही है, वेलोसिटी नहीं, वेग के बदलने के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। लेकिन यहाँ पे चाल के बदलने के दर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये लिखना है आपको। इस क्षण में चाल के बदलने का दर ज्ञात करें, ठीक है। ये क्या निकालना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है ना। स्पीड में चेंज होने का आपको रेट बताना, ठीक है। चलो देखते हैं। इसके लिए जो कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूं आपको। मैंने आपको बताया था कि यदि वेग एवं त्वरण एक दिशा में नहीं है तो उसकी जो पथ है वो पथ परवलय होगी यदि त्वरण नियतांक है ना। यदि त्वरण नियतांक है मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में यदि नहीं है तो उसका जो पथ है वो परवलय हो जाता है, पैराबोला हो जाता है। अच्छा, उस समय मैंने एक और बात बताया था आपको, क्या कि त्वरण के दो घटक अगर लिए जाए, देखना ध्यान से, ये है वेग और ये है त्वरण, ठीक है। तो यदि इनके मध्य कोण थीटा है तो इसके दो घटक हो गए, एक घटक वेग के दिशा में है, इसको आप पैरेलल बोल दीजिए, समांतर है, और दूसरा घटक वेग के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो घटक है ना त्वरण का, ये क्या करेगा, इसके वेग की केवल दिशा परिवर्तित करेगा, उसके परिमाण में कोई भी असर नहीं डालेगा। और ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, वो घटक त्वरण का जो वेग के दिशा में है वही उसके चाल में परिवर्तन लाएगा। तो इसका मतलब इस सवाल में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि त्वरण का वो घटक बताएं जो वेग के दिशा में है। देख रहे हो, ये बात इसमें छुपी हुई है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट बताओ जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। तो ए पैरेलल क्या करता है, ए पैरेलल ये है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का त्वरण का घटक, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का घटक इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेग की दिशा में जो त्वरण का घटक है वही उसके चाल को परिवर्तन करेगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसका ये मतलब होगा। आई बात समझ में। तो अब मेरे सवाल का जो भी मेरे सवाल का जवाब है वो ये है कि मैं त्वरण, अब मेरे लिए कंप्लीट सदिश का कंसेप्ट लगेगा, वेक्टर का कंसेप्ट लगेगा कि वेक्टर का वो कंपोनेंट मुझे एक वेक्टर के एक किसी गिवन वेक्टर के अलोंग निकालना है
और उसके लिए मुझे कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट का। याद आ रहा है आपको? फिर से आपको याद दिला देता हूँ। अब मेरे लिए सवाल क्या हो गया कि आपको कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ये हो गया। तो वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये एक वेक्टर है, इस तरह से मैंने सिखाया होगा आपको। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, ठीक है। तो यदि आप बी का घटक ए के दिशा में चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे आप लिखेंगे? देखिए, जिसके दिशा में आपको चाहिए उसकी आप क्या ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, इकाई सदिश। इसकी इकाई सदिश के साथ आप डॉट कर देंगे किस, इसके वेक्टर का, बी वेक्टर, ठीक है। यही होता है कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। मतलब समझ में आया? बी सदिश का घटक ए सदिश के दिशा की ओर, वो कैसे लिखते हैं, बी डॉट ए कैप। क्लियर है? अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका मॉड बी मॉड ए हो गया 1 इंटू कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा ही तो होगा इधर, है ना, यही तो है बी कॉस थीटा। और बी कॉस थीटा को लिखने का तरीका कैसे है, बी वेक्टर डॉट विद ए कैप। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैं पहुंचता हूं इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या निकालना है, त्वरण का वो घटक जो वेग के दिशा में है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको निकालना है इस त्वरण का वो घटक जो वेग के दिशा में है। तो वेग का क्या लेना पड़ेगा आपको, यूनिट वेक्टर, ठीक है, और ए का क्या लेना पड़ेगा, कंप्लीट वेक्टर, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। हो गया? देखिए, अब आपको ए सदिश लिखना पड़ेगा। चलो यहां लिखते हैं। ए सदिश क्या है, ए सदिश, इसके दो घटक हैं, तो इसको लिखोगे 2i कैप प्लस 1j कैप, ठीक है। और v सदिश कैसे लिखोगे, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हो गया सदिश, ठीक है। अब आपके सवाल का जवाब ये है इस तरह से। तो चलो इसको लिख लो, 2i 1j को डॉट कर लेना है इसके साथ। तो इसकी इकाई सदिश कैसे लिखते हैं, इकाई सदिश बताइए, v कैप कैसे लिखेंगे। तो v वेक्टर को किससे भाग दे देना है, उसके परिमाण से, है ना, मैग्नीट्यूड से। तो बताइए क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, 3 और 4 है तो मैग्नीट्यूड 5 हो गया। तो 3/5 प्लस 4/5 कैसे आया, समझ रहे हो? इसको मैं ऐसे निकाला हूं, देख लो, मैग्नीट्यूड को ऐसे रूट अंडर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया, इसको यहाँ रख देना है, ठीक है, जल्दी कीजिए। तो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप को आपको डॉट करना है, डॉट कीजिए। तो इसको इससे गुणा करो, तो 3 दूने 6/5, आई कैप जे कैप आएगा नहीं क्योंकि ये डॉट हो रहा है, तो आई वाला आई के साथ होता है, जे वाला जे के साथ होता है। तो प्लस 4/5, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, 10/5, मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ऑफ इस क्षण में चाल के बदलने का दर बताएं, तो चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के दर से बदल रहा है, चाल बदल रहा है मतलब स्पीड बदल रहा है, ठीक है। समझ में आया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से उसी इस प्रकार है कि एक कण जो है वो XY तल पर ही चल रहा है, इस बार भी वही है, और इस प्रकार चल रहा है कि उसकी x कोऑर्डिनेट इस प्रकार बदल रही है, 3 cos 4t, और y इस प्रकार बदल रहा है, 1 - sin 4t,
ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड में तक, t बराबर 2 सेकेंड तक उस कण की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, दूरी ज्ञात करें, ये सवाल है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करना है। देखिए x और y दिया गया है और आपको 2 सेकेंड में दूरी कितनी तय हुई है ये बताना है आपको। तो देखो इस प्रकार आप देखोगे तो कुछ जवाब नहीं मिलेगा आपको। ये नहीं कि यहाँ पे दो आप डाल दिए उसके बाद फिर x और y का मान निकाल के उसका परिमाण निकालिए, नहीं, उससे विस्थापन मिलेगा आपको, लेकिन दूरी नहीं मिलेगा। आपको डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्पीड पता होना चाहिए, चाल पता होना चाहिए। और स्पीड क्या होगा? स्पीड होगा, स्पीड जो चाल है वो होगा वेग का परिमाण, मतलब x घटक और y घटक का स्क्वायर रूट कर दो। तो आपको x घटक वेग का निकालना पड़ेगा। तो x घटक क्या है? dx बटा dt। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा? तो 4 आगे आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? माइनस साइन 40। ठीक है ना, ये हो गया vx। उसी प्रकार आप vy कैसे निकालेंगे? vy, तो vy निकालने के लिए क्या करेंगे? dy बटा dt करेंगे। अच्छा, अब इसको आप तोड़ के इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? 3 को गुणा कर दीजिए, तो 3 माइनस 3 साइन 4t, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक तो माइनस है और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और ये जो 4 है वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो 3 और 4 गुणा होके क्या बन गया? 12, और एक माइनस पहले से था, तो यहाँ लिखोगे -12 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 40। ठीक है, तो आपको वेग का के 2 घटक मिल गए आपको, x और y। ठीक है ना, अब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर करो, तो -12 साइन 4t का होल स्क्वायर प्लस -12 कॉस 4t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 12 का स्क्वायर वर्ग और 12 का वर्ग, दोनों में 12 का वर्ग है, तो उसको आप बाहर निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट से वो क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या रखना है? रूट के अंदर रखना है साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40। अरे ये चीज तो मुझे पता है क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये तो 1 होता है ना। इसका मतलब जो चाल है ये एक कांस्टेंट है, 12 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, दिया हुआ था सवालों में। ठीक है, तो ये 12 आ गया। अब आप चाल कैसे निकालेंगे? चाल, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ समय से गुणा कर दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको गुणा कर लीजिए, तो 12 गुणा किससे करना है आपको? कितना समय है? 2, तो 12 दूना 24 मीटर। तो ये दूरी आ गई। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो समझ में आया आपको? तो किस प्रकार 2 दिशा में एक ही साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, और हर एक चीज जो आपने 1 डायमेंशन में सीखा है वो सब यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, x अब अपनी ओर चल रहा है, y अपनी ओर चल रहा है, फिर उसके परिमाण को निकाल लेते हैं, तो हरण भी वैसे ही चल रहा है, डिफरेंशिएशन वही चल रहा है, यहाँ भी सदिश का काम हो रहा है, वेक्टर वगैरह सब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका 2 डायमेंशन का इंट्रोडक्शन। अब इसमें एक स्पेशल पढ़ेंगे, स्पेशल जो
ग्रेविटी के अंडर ही होगा, जिसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने वाले, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121-799।